एक बार चेक कर लेता हूँ यूट्यूब। राहुल सर नमस्कार। I'm और audible, सर sir? कैसे हैं? यस सर, यू आर ऑडिबल। Okay, thank you. जसपुर में है सर। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो जस्ट एक मैसेज छोड़ देता हूँ, क्या पता कोई और भी जुड़ने की इच्छुक हो। उसके बाद विद इन ए मिनट स्टार्ट करते हैं। आज काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अब लोग या तो लोग अनभिज्ञ हैं या तो पता ही नहीं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक। फंडामेंटल एनालिसिस जैसा पहले भी चर्चा हो चुकी है, क्यों जरूरी है फंडामेंटल एनालिसिस। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी कंपनी में, तो उस टाइम पर फंडामेंटल एनालिसिस के बिना अगर कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, या किसी के रिकमेंडेशन पर, कॉल या टिप पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या बहुत केवल चार्ट पैटर्न देख के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो अभी आपने रिसेंट में एक सबने केस देखा होगा अडानी बाबा का। ठीक है। तो अडानी बाबा का क्या हाल हुआ। ठीक है। तो आप उससे समझ गए होंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस कितना जरूरी है, कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। ये कंपनी की ताकत को दिखाता है, या आपके स्टॉक की, जिस कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हैं उसकी ताकत को दिखाता है कि वेदर योर कैपिटल विल ग्रो और नॉट। आपका जो कैपिटल है, आपका इन्वेस्टमेंट वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, हाँ, प्रत्याशित मोहंती है, वेरी गुड इवनिंग। तो मैं ये बोल रहा था कि फंडामेंटल एनालिसिस अभी जस्ट क्लास शुरू हुई है, तो पंकज सर, सो नाइस टू सी यू। ठीक है। बहुत कम दर्शन देते हैं महाराज, आ जाया कीजिए। ठीक है। काम को फ्री रहते हैं, इसीलिए टाइमिंग मैंने ऐसे चुना कि आप फ्री रहें कम से कम। तो जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टेड मनी है, आप कल को किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, वो ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, उस कंपनी की पोटेंशियल है कि नहीं है। ठीक है। बिना वो फंडामेंटल एनालिसिस के, उसके स्ट्रेंथ को देखे हुए और लॉन्गेविटी को, उसकी कितना लंबे समय तक वो चल सकता देखे हुए आप जो है इन्वेस्ट करेंगे, तो वही हाल होगा जो अडानी की कंपनी में अभी लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, उनका हाल हुआ। ठीक है। तो एक तो फंडामेंटल एनालिसिस किस लिए जरूरी हो गया, जस्ट कि इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट आप कहाँ करें। ठीक है। इन्वेस्टमेंट कब करें, कैसे करें, उसके लिए मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के बाद जब स्टॉक स्क्रीनिंग मेथड बताऊंगा। ठीक है।
और मैं कुछ स्क्रीनर्स आप लोगों को बना के दूंगा, तब आपको और आसान हो जाएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करें उसके लिए जानना जरूरी है कि फंडामेंटल एनालिसिस। पहला। दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस का जो महत्व है, ठीक है, वो है आपके अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए भी कर रहे हैं, तब भी फंडामेंटल एनालिसिस आपकी मदद करता है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में भी बेसिकली आप अपने कैपिटल को चाहते हैं कि तेजी से ग्रो हो, ठीक है। तो किसी लेवल के ब्रेकआउट पर या किसी पर्टिकुलर लेवल से जब स्टॉक रिट्रेस कर रहा हो, ठीक है, वापसी कर रहा हो गिरने के बाद, ठीक है, वो रिवर्सल ले रहा हो, तो वहां पर आप पैसा लगाएं कि ना लगाएं, ठीक है, कि आपको 5 दिन में ही आपका पैसा, ठीक है, कम से कम 10-20% बढ़ जाए, तो यानी उसके लिए भी आपको, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी है, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस जैसे आपको मैंने 2 पर्पज बताया। एक पर्पज है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, 80% और टेक्निकल एनालिसिस 20% काम करता है, ठीक है। सिमिलरली स्विंग ट्रेड आपको पता है, पिछले क्लास में मैंने बताया था स्विंग ट्रेड क्या होता है। स्विंग ट्रेड होता है जो 1 दिन से अधिक ट्रेड किया जाता है, इंट्राडे के अलावा 1 दिन से अधिक, लेकिन बहुत लंबा नहीं, 10-5 दिन, ठीक है, 10-5 दिन 15 दिन, इससे ज्यादा नहीं। स्विंग ट्रेड में, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस जो है कितना काम करेगा, फंडामेंटल एनालिसिस लगभग 30% काम करेगा, टेक्निकल एनालिसिस 70% काम करेगा, ठीक है। लेकिन यहां भी फंडामेंटल एनालिसिस का रोल है, प्योरली टेक्निकल एनालिसिस का रोल नहीं है। हाँ, जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तब भी फंडामेंटल एनालिसिस काम करता है। यानी आज ही ट्रेड किए और आज ही बेच दिए, आज ही खरीदे बेच दिए या बेच के खरीद लिए, ठीक है, इंट्राडे जिसको हम बोलते हैं, वहां पर भी फंडामेंटल एनालिसिस किस चीज में काम करता है कि किस स्टॉक में करें, ठीक है। आपको पेनी स्टॉक से अवॉइड करने हैं, ठीक है, जो घटिया स्टॉक्स हैं उसको अवॉइड करने हैं। तो यहाँ पर इंट्राडे में भी आपको, ठीक है, टू सेलेक्ट द स्टॉक, ठीक है। या उसके बाद, ठीक है, आपको यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस ही काम करता है, ठीक है। ये आपका 100% टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड होता है इंट्राडे में और कोई रोल फंडामेंटल एनालिसिस का नहीं, ठीक है। यानी इंट्राडे में केवल स्टॉक सिलेक्शन के लिए काम है कि आप फंडामेंटली अच्छे स्टॉक को ही आप ट्रेड करें, ठीक है। पेनी स्टॉक को करेंगे, टक्स लोअर सर्किट या अपर सर्किट लगेगा और आप ना तो एंट्री बना पाएंगे, एंट्री बना लिए तो एग्जिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो मैं बाद में बताऊंगा, जब टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा, फिर स्टॉक में कैसे ट्रेडिंग होती है वो बताऊंगा, तो आपको इसको भी मैं दोबारा बताऊंगा। अभी इतना जान लीजिए फंडामेंटल एनालिसिस क्यों किया जाए, सबसे जरूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए, इसके अलावा स्विंग ट्रेड के लिए, ठीक है। अभी फिलहाल हम इंट्राडे भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हम सीधा मुद्दे पे आते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या शामिल करें। इतना समझ में आया फंडामेंटल एनालिसिस क्यों किया जाए, तो एक बार मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। राहुल सर, अच्छा, आवाज मुझे लगता नहीं आ रही, समझ में आ गया सर। ठीक है। अब हम फंडामेंटल एनालिसिस जब करेंगे तो हमें वैसे तो 5-6 चीजें भी देखने से काम चल जाएगा, लेकिन जब हम क्लास ले रहे हैं तो हम इन डिटेल लें, ठीक है। और उसमें मैं बताऊंगा प्रियोरिटी किसको दें किसको ना दें, 8-10 चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। एक चीज मैं और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी ऐसा लगे कि नहीं क्लास बोरिंग या मोनोटोनस हो रहा है, तो प्लीज रोक दीजिएगा। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है
कि ये इसको जाने बिना आप स्टॉक मार्केट में स्टे नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इसको समझना जरूरी है, भले ही ये क्लास 2 या 3 सेशंस में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझना है, ठीक, वो है कि हम, ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का स्टॉक हम लेंगे, तो हमें ये देखना है कि जिस कंपनी का स्टॉक ले रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, उस कंपनी के बिजनेस की पब्लिक को जरूरत है भी कि नहीं है। की जरूरत आम जनता को है या नहीं है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई उस बिजनेस का आइडिया कैसा है, और उसका जो डे बाय डे चीजें बदल रही हैं, मार्केट चेंज हो रही है, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या वो कंपनी आगे सस्टेन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टैग्नेंट फेज आ गया हो, ठीक है, आगे कोई ग्रोथ की गुंजाइश नहीं है, उस कंपनी का प्रॉफिट घट रहा है नहीं घट रहा है वो एक अलग मसला है। ठीक है, इसको भी, ये तो एक साइड, मतलब उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा, अगर कंपनी का फ्यूचर सही नहीं तो अपने आप प्रॉफिट डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आज की डेट में, आज से 10 साल बाद आप लोग जरा खुद कल्पना करिए कि जमाना कैसा होगा। तो आज आपने 3G देखा, 2G देखा, आज 4G, फिर 5G भी लॉन्च हो चुका है, कल को 6G 7G आएगा, कल को हो सकता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से पूरी जो है, पूरा घर और ऑफिस सब कुछ कंट्रोल हो, कि आप ऑफिस से निकलें और ऑफिस से निकलने के पहले ही आपके घर पे आपके मोबाइल से ही सूचना चली जाए कि साहब ऑफिस से निकल रहे हैं। ठीक है, घर का एसी ऑन हो जाए, आपका टेम्परेचर जितना आप चाहते हैं उतना मेंटेन हो जाए। ठीक है, आप जो है ऑफिस से निकलने के साथ ही आपकी कार का एसी ऑन हो जाए। ठीक है, कार के ड्राइवर को एक मैसेज चला जाए कि भाई साहब ऑफिस से निकल रहे हैं, ड्राइवर ट्रक से बैठ जाए। ठीक है, या हो सकता है ड्राइवरलेस कार आ जाए और उसको एक सेंसर मिल जाए, सेंस मिल जाए कि साहब आ रहे हैं, गेट खुल जाए, आराम से बैठे, बैठने के बाद म्यूजिक आपकी पसंद का अपने आप ऑन हो जाए। उसके बाद घर घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद दरवाजा खुद खुले। ठीक है, उसके बाद आप जो है आपके रूम की लाइटें एडजस्ट हो जाएं, आपकी जितना ब्रिलियंसी चाहिए या दिन का जितना ही है। मैं एक बता रहा हूं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, कितनी चीजें कर सकते, जो कि शुरू हो चुकी हैं आपको डेवलप्ड कंट्रीज, सब कुछ इंटरनेट से कंट्रोल हो रहा है, और सारी चीजें आपके, कल को वॉशिंग मशीन 10 साल बाद, 15 साल बाद आपके कपड़े खुद आपके वार्डरोब से उठा के उसको देखेगी गंदा है कि नहीं, और खुद धो के प्रेस करके टांग भी देगी। ठीक है, रोबोटिक जो आरपीए टेक्नोलॉजी है, ठीक है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है, आरपीए टेक्नोलॉजी जब लिंक हो जाएगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, मेरा कहने का मतलब, मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि फ्यूचर, सतेंद्र सर, ठीक है, हैव वेरी गुड इवनिंग सर, हरिओम सर भी ज्वाइन कर लिए, तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि फ्यूचरिस्टिक सोच अगर है किसी बिजनेस, एक बिल गेट्स की बड़ी अच्छी कहावत है कि कोई बिजनेस अगर इंटरनेट पर नहीं है तो इसका मतलब बिजनेस नहीं है। आज वो जमाना आ गया, देखिए एक पनवाड़ी भी आजकल, ठीक है, पेटीएम से पेमेंट ले रहा है, इंटरनेट पर भी आ गया है। ठीक है, नहीं तो उसका पान की दुकान भी नहीं चलेगी, 10 ग्राहक दूसरे भाग जाएंगे क्योंकि जेब में चेंज नहीं है। बात कर रहा हूँ, तो फ्यूचर में वो चेंजेस को बिजनेस कितना एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, या किस बिजनेस का फ्यूचर है। आज ग्रीन एनर्जी की बात होती है, ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर, इलेक्ट, आज जब बात करेंगे आप जैसे ईवी, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, उनका फ्यूचर है क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स अभी मैंने बताया उसका फ्यूचर है। ठीक है, किनका फ्यूचर नहीं है वो भी देखना है। अब कोयले की कंपनियां कितने दिन चलेंगी बताइए। कोयला सरकार की कुछ प्रोजेक्ट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट, पब्लिक तो बहुत कम कर दी है। ठीक है,
बाकी जगह कोयले की रिक्वायरमेंट नहीं। तो क्या आप कोल इंडिया को या कोयले से जुड़ी हुई जो कंपनी है इसमें आप लंबा इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं। तो मेरी बात मुझे लगता है समझ में आ गई कि फ्यूचर में उस कंपनी कितना तेजी से चेंज कर सकती है या कर रही है अपने आप को, और उस कंपनी का फ्यूचर क्या है। तो और समझने के लिए आप उसको अपने पर्सनल लाइफ से जोड़ दीजिए। आपकी जरूरतें क्या है, आपकी जरूरतें क्या है। भाई सुबह उठते हो और शाम को सोते हो, उसके बीच में जितनी जरूरतें हैं सब जोड़ दो। उन जरूरतों का कोई कंपनी पूरा कर पा रही, वो कंपनी कभी नहीं डूबेगी। ठीक है। आप सुबह उठते हो, सबसे पहले बेड टी पीते हो, चाय की कंपनी नहीं डूबेगी। ठीक है। उसके बाद जो है आप टॉयलेट जाते हो, तो टॉयलेट में जो भी हार्पिक फार्पिक रखा रहता है, टॉयलेट सोप रखा रहता है, ये सब टॉवल रखा रहता है, तो कंपनियां नहीं डूबेंगी। ठीक है। टॉयलेट से निकले, ठीक है, फिर आप क्या करते हो? ठीक है, ब्रश करते हो, तो ये कंपनी नहीं डूबेगी। ठीक है। ब्रश करने के बाद आप फिर नाश्ता पानी करते हो, यानी खाने पीने की कंपनियां नहीं डूबेगी। ठीक है। तो आप अपने पर्सनल लाइफ से लिंक कर, उसके बाद घर से निकलते हो, रोड पे जाते हो, तो रोड या कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई कंपनियां नहीं डूबेंगी। ठीक है। उसके बाद आप गाड़ी में बैठते हो, तो मोटर व्हीकल्स की कंपनियां नहीं डूबेंगी। हाँ, उसमें चेंजेस क्या आएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या हाइब्रिड व्हीकल्स ऐसे आएंगे। ठीक है। तो चेंजेस को भी देखना है, रिक्वायरमेंट्स को देखना है। ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले कंपनी का देखना है कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चेंजेस हैं। सिमिलरली कंपनी का फ्यूचर भी देखना है कि फ्यूचर में कंपनी ग्रो करेगी कि नहीं करेगी। मैंने दोनों एक साथ शामिल कर लिया। ठीक है। उस कंपनी का फ्यूचर क्या है। अब अगली चीज क्या देखनी है? अगली चीज देखनी है कंपनी की मोनोपोली है कि नहीं। पर्टिकुलर कंपनी की मोनोपोली है कि नहीं। मोनोपोली मतलब एकाधिकार है कि नहीं अपने बिजनेस। कुछ कंपनियां ऐसी, ठीक है, जो अपने बिजनेस के टाइकून हैं, उनके सामने कोई और है ही नहीं, या फिर वो अकेले ही वो बिजनेस कर। क्या ऐसी कंपनी डूब सकती है? एक एग्जांपल के तौर पर आप आईआरसीटीसी ले लीजिए, या आईटीसी ले लीजिए। ठीक है। लोग तंबाकू यूज करना बंद नहीं करेंगे, आईटीसी के शेयर नहीं गिरेंगे। एज वाइज या सीजनल गिर सकते हैं, लेकिन लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं गिरेंगे। आईआरसीटीसी अपने बिजनेस में अकेली है, अभी तक कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं घुसा है। ठीक है। कल को घुस जाए पता नहीं, लेकिन अपने टाइप का अकेला बिजनेस करती है। ठीक है। तो जब तक ये मोनोपोली बनी है तब तक तो कम से कम ग्रो करती रहेगी। ऐसी कंपनियों को भी जो मोनोपोली बिजनेस करती हैं, जो यूनिक आइडिया लेके आई हैं और अकेले हैं उस फील्ड में, वो तब तक कम से कम ग्रो करती रहेंगी जब तक और कंपटीटर्स नहीं। तो मोनोपोली भी अगर कोई कंपनी का है तो ग्रो करेगी। ठीक है। डाउट हो बीच में पूछते रहना। ठीक है? ऐसा नहीं कि केवल बस मैं अकेले बोलूं और आप लोग सब। अब तीसरी बात, ठीक है, जी सर। तीसरी बात ये, कंपटीटर्स में उसका स्टेक कितना है। मान लो मोनोपोली नहीं है, अपने सेक्टर की उस जिस क्षेत्र में वो काम करती है, जिस एरिया में वो काम करती है, जिस फील्ड में काम करती है, उस क्षेत्र में वो कितना लीड करती है। एक एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए, मान लीजिए स्टील सेक्टर ले लीजिए, या आप एनर्जी सेक्टर ले लीजिए। अब एनर्जी सेक्टर में रिलायंस का कोई बराबरी कर सकता है? या स्टील सेक्टर में जेएसडब्ल्यू हो गया, जिंदल स्टील हो गया, या टाटा स्टील हो गया। ठीक है। बहुत बड़ी कंपनी है। तो जो टॉप टू टॉप थ्री कंपनीज हैं सेक्टर्स की, जैसे आईटी सेक्टर में ले लीजिए आप टीसीएस, मुकाबला ही नहीं है। टीसीएस हो गया, या आपका विप्रो हो गया। तो
टेक महिंद्रा है, ठीक है, इनका इन कंपनियों कोई मुकाबला नहीं है। कल को चेंजेस भी होंगे तो इनके पास इतना कैपिटल है कि ओवरनाइट अपने आप को बदल लेंगे या नई टेक्नोलॉजी ला देंगे, ठीक है। इनके पास अच्छी रिसर्च टीम है, कैपिटल है, मार्केट कैप अच्छा है, ठीक है, ट्रस्ट अच्छा है। तो कहने का मतलब अपने कंपटीटर्स के बीच में ये कंपनियां कितना लीड कर रही है, कितना लीड कर रही हैं, या इनकी पोजीशन क्या है कंपटीटर्स की पोजीशन, ये भी आपको डिपेंड करेगा उस कंपटीशन में आगे है कि नहीं। ये भी, अब इसको देखने के लिए अभी मैं बताऊंगा ये सब कैसे चेक किया जाए। अब एक, अब ये बात आती है कि प्रोप्राइटर या प्रमोटर होल्डिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, और इसके अलावा आपके इंस्टीट्यूशंस की, ये देखना आपकी कंपनी में या जिस कंपनी का आप स्टॉक ले रहे हैं उसमें एक करके धीरे धीरे छटते जा रहे हैं लोग, ठीक है, या तो नेटवर्क का इशू, या तो क्लास बोरिंग चल रहा है, एनी हाउ, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो मैंने बताया कि जो कंपनी के मालिक हैं, प्रोप्राइटर या प्रमोटर, प्रमोटर भी उसी को बोलते हैं जो कंपनी के मालिक हैं, ठीक है। तो बड़ी कंपनियों कोई एक मालिक नहीं होता बल्कि ग्रुप होता है मालिकों का, शेयर होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से उनका ग्रुप होता है। तो जो भी मालिक लोग हैं या जो प्रोप्राइटर्स हैं, ठीक है, प्रमोटर्स हैं, उनका उस कंपनी में कितना हिस्सेदारी है। अगर कोई कंपनी का प्रमोटर हिस्सेदारी केवल 10-5% है, कल को वो अपना समेट के भाग जाएगा, पब्लिक का पैसा डूब गया। अगर उसका 50%, 60%, 70% कैपिटल उसमें है, तो पब्लिक का लॉस होगा तो उसका भी तो लॉस होगा, तो अपना लॉस तो कभी नहीं चाहेगा। उसमें पैटर्न देखना पड़ता है कि क्या वो एग्जिट कर रहा है, या यानी अपना स्टेक, अपना हिस्सा कम कर रहा है या बढ़ा रहा है या ठहराव है। देखिए अगर प्रमोटर होल्डिंग कम हो रहा है, हाँ हाँ रंजीत भाई, अभी थोड़ा ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। तो अपना प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, तो अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक, कहाँ से चेक करना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। उस पर हम निर्णय लेंगे कि भाई इस कंपनी में इन्वेस्ट करें कि ना करें। अगर वो घटा रहा है तो जायज बात है कि कल के ही उसको डर है कि कंपनी, ठीक है, हो सकता है कि प्रॉफिट कम होने वाला है, इसलिए भैया अपना हिस्सा धीरे धीरे निकालो। घटाने के लिए क्या करेगा, अपने शेयर्स को ओपन मार्केट में बेचेगा या शेयर्स को प्लेज कर देगा बैंकों में, लोन ले लेगा, तो बैंकों के पास वो शेयर चला गया, ठीक है। तो अगर कोई शेयर को मार्केट में बेच रहा है या शेयर को प्लेज कर रहा है तो इसका मतलब कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो प्रोमोटर होल्डिंग या तो इंक्रीजिंग हो या कम से कम ठहराव हो। कहाँ चेक करेंगे अभी बताऊंगा। इसी तरह से एफआईआईज का जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स बड़े स्मार्ट होते हैं, ठीक है, उनके पास बड़ा ह्यूज कैपिटल होता है, अरबों खरबों रुपए लगाते हैं। इसी तरह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अदर इंस्टीट्यूशन जैसे बैंकें हैं, फाइनेंशियल कंपनी जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं, वो कंपनीज हैं, उन लोगों का हिस्सेदारी किसी कंपनी में बढ़ रहा है या घट रहा है, उससे ये पता चलता है कि कंपनी पर ये लोग विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, बिलीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर बड़े प्लेयर्स जिनके पास अरबों खरबों है वो लोग बिलीव कर रहे हैं, तो हम आप तो लाख 50,000 20,000 लगाने वाले लोग हैं, तो हम भी बिलीव कर सकते हैं। इतनी सीधी सी बात है कि भाई उनका विश्वास है, म्यूचुअल फंड जो मैनेज कर रहा है या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं, ठीक है,
हाँ, फॉरेन इन्वेस्टर में थोड़ा रिस्क भी है। फॉरेन इन्वेस्टर में रिस्क क्या है कि आजकल इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाती है, तो फॉरेन इन्वेस्टर बन के इंडियन इन्वेस्टर अपनी कंपनी बढ़ा देते हैं, जैसे अभी अडानी ने किया। तेल कंपनियां विदेशों में खोल ली और अपनी कंपनी शेयर का रेट बढ़ाता रहा। लेकिन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग एक ऐसी चीज है, वो कभी भी प्रॉफिट में ही, ठीक है, पैसा लगाएगी, प्रॉफिटेबल कंपनी में ही पैसा लगाएगी। वो भी चेक करेंगे। इतनी सी बात समझ में आई? कहाँ से चेक करेंगे वो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। जी सर, समझ आ गई। ठीक है, यहाँ से भी हम देखेंगे कि वो कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं, ठीक है। फिर हमें देखना होगा कंपनी का क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स, ठीक है। ये मैंडेटरी है हर कंपनी के लिए, जो भी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, ठीक है। हरिओम सर, बीच बीच में गायब हो जा रहे हो, क्या बात है? ठीक है, बोरिंग चल रहा है क्या? महाराज आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीच बीच में गायब मत होइए। तो जो छूट रहा है उसको मतलब रिपीट कर देख लीजिएगा, ठीक है। ये है कि आगे मैं दिखाऊंगा तो ये चीजें कवर भी हो जाएंगे दोबारा। तो क्वार्टरली एंड एनुअल परफॉर्मेंस रिजल्ट ये मैंडेटरी है, सेबी की गाइडलाइंस है, भैया हर कंपनी को अपना क्वार्टरली रिजल्ट देनी है और उसका टाइम फ्रेम भी है, ठीक है। तो क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं साल भर के, और चौथा क्वार्टर जो आता है मार्च वाला क्वार्टर, यानी जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर, उसमें वो एनुअल रिजल्ट भी साथ में देते हैं। उसमें क्या परफॉर्मेंस है कंपनी का, प्रॉफिट कैसा हो रहा है और उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं, नेट इनकम और रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं, और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या ठहरा हुआ है या क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, उससे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और है, इसमें एक ग्लिच है। ग्लिच क्या है कि मान लीजिए किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ भी रहा है, लेकिन क्या मार्केट की उम्मीद जितना बढ़ रहा है कि नहीं। एक, अब इसको समझाने के लिए मैं आपको उदाहरण तब समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई कंपनी है ए, हाँ, ए कंपनी का, ठीक है, पिछले क्वार्टर में 20% प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में 25% हुआ। आपको देखने में तो अच्छा लग रहा है कि ये शेयर बढ़ना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि शेयर गिर जाए। क्यों? क्योंकि मार्केट ने उम्मीद कर रखी थी या बड़े बड़े प्लेयर्स ने उम्मीद कर रखा था कि ये भैया 26% बढ़ेगा, और वो बढ़ा केवल 25%, जबकि पिछले क्वार्टर से ज्यादा बढ़ा, लेकिन गिर जाएगा शेयर। तो मार्केट के सेंटीमेंट क्या है वो भी हमें देखना है। वो कैसे देखा जाता है, कहाँ देखा जाता है, वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी इतना जानिए कि आपको क्वार्टरली रिजल्ट में, ठीक है, कुछ पैटर्न बनेंगे, उस पैटर्न्स को भी आपको समझना होगा। कहाँ से देखेंगे वो अभी समझ लिया जाएगा। तो इसको भी देख समझना पड़ेगा। अब अगली चीज क्या समझना पड़ेगा आपको अगर इन्वेस्ट करना है, कंपनी के असेट्स एंड लायबिलिटीज कितनी, कितना उसके पास संपत्तियां हैं, ठीक है, उसके पास लैंड कितना है, बिल्डिंग कितनी है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज होता है कैश फ्लो, यानी बैंक में कितना जमा है, उसको भी आप असेट ही मान लो, ठीक है, वो लिक्विड एसेट है, ठीक है। यद्यपि कैश फ्लो को स्टेटमेंट में अलग दिखाया जाता है, जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है कंपनी की तो उसको अलग दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी उसको आप असेट मान लो अभी थोड़ी देर के लिए। तो आप उसके पास कितना चल अचल संपत्ति है, कितना, ठीक है, के पास लिक्विड असेट्स या परमानेंट असेट, ठीक है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स हैं, वो भी मैटर करेगा। और उन असेट्स के अगेंस्ट में कितनी उसकी लाइबिलिटीज हैं, यानी कितना उसको टैक्स पे करना है, कितना बैंकों सुधारी ले रखा है उसको पे करना है, कितना बाकी इक्विटी इक्विटी में उसको पे करना है, यानी कहाँ कहाँ उसकी लाइबिलिटीज बनती है, अपने एम्प्लॉयज पर कितना पे कर रहा है, ठीक है। तो बहुत टाइप की लाइबिलिटीज होती हैं जो उसकी देनदारियां होती हैं। असेट्स और लाइबिलिटी का भी रेशियो होता है जिसको मैं बताऊंगा, ठीक है। असेट्स और लाइबिलिटीज कंपनी कैसी है, उसमें क्या पैटर्न बन रहा है वो भी हमें देखना है। अब एक चीज आती है जो बोलते हैं, जिसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं।
अभी तक जितना मैंने बताया वो बड़ी सिंपल चीज थी, उसको जब मैं आपको दिखाऊंगा, कंपनी के रिपोर्ट्स दिखाऊंगा या उसके फंडामेंटल रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, तो आपको लिंक कर दिया जाएगा। अभी तक जितना बताया मैंने। अब जो आ रहा है थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं, थोड़े से टर्म्स ऐसे हैं कि हो सकता है कुछ लोगों को पता हो सकता है कुछ लोग ना पता। इंट्रिंसिक वैल्यू को आप बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसे इतना समझिए कि वास्तविक मूल्य, एक्चुअल वैल्यू कितनी। आप जैसे किसी मग में बियर डाल दीजिए या कोल्ड ड्रिंक डाल दीजिए, बियर छोड़ दीजिए, हो सकता है कुछ लोग नॉन ड्रिंकर, तो कोल्ड ड्रिंक डाल दीजिए। तो कोल्ड ड्रिंक डालने के बाद ठीक है, पूरा ग्लास भर जाएगा और 2 मिनट बाद क्या होगा कि पता लगा आधा ही भरा। ठीक, तो जो आधा है वही वास्तविक वैल्यू है, बाकी अपेरेंट वैल्यू है, बाकी सब कैसा है, वास्तविक नहीं बल्कि आभासी है। तो दूसरे तरीके से समझिए, कंपनी के टर्म समझिए कि कंपनी के जमीन है, जायदाद है, उसका प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है, बाकी चीजें हो रही, तो जो इन सबको जोड़कर उसके शेयरों से भाग दे दीजिए, नंबर ऑफ शेयर से भाग दे दीजिए, तो आ जाएगा वास्तविक मूल्य। ठीक है, आपने ढेर सारा उधारी ले रखा है या ढेर सारा इधर उधर से है या ढेर सारा पब्लिक से पैसा उठा रखा है, शेयर में मार्केट कैपिटलाइजेशन है आपका, ये वास्तविक मूल्य नहीं है आपका। वास्तविक मूल्य आपका क्या है, ठीक है, आपका घर कितना है, जमीन कितना है, पेमेंट कितना है और पेमेंट में बचत कितनी है, वो वास्तविक मूल्य है। तो कंपनी का वास्तविक मूल्य क्या है, और उस वास्तविक मूल्य के अगेंस्ट में ठीक है, कंपनी का करंट वैल्यू क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू का अगेंस्ट में करंट वैल्यू क्या है, वो हमें देखना पड़ेगा। करंट वैल्यू किसको बोलते हैं, जैसे मान लो कंपनी का वास्तविक मूल्य एक शेयर का 100 रुपए है, इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है, और अभी वो शेयर चल रहा है 500 रुपए में, क्या आप इसको खरीदोगे? आपको 10 रुपए किलो की आलू 50 रुपए किलो में मिलेगी, क्या आप उसको खरीदोगे? जायज बात है, नहीं खरीदोगे। इंट्रिंसिक वैल्यू भी हमें देखना पड़ेगा, कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास शेयर मिल रहा है कि नहीं। अगर 100 रुपए का शेयर है वो 95 में मिल जाए तो मजा आ जाएगा, सब्जेक्टेड और चीजें अच्छी हो, ऐसा नहीं कि 95 में है तो ले लो फन से कि सस्ता मिल रहा है, हो सकता है बाकी चीजें खराब हो। ठीक है, जो ऊपर बताई गई है या जो आगे बताई जाएंगी। ठीक है, अगर अच्छी कंपनी है 95 में मिल रहा है 100 रुपए की चीज, तो सबसे बढ़िया। ठीक है, 100 की जगह 105 से 110 तक भी चल जाएगा। ठीक है, हाँ? कोई बहुत अच्छी कंपनी है तो 100 का 200 भी चल जाएगा। लेकिन अब आप सोचिए कि 100 का 500 हो गया, 100 का 800 हो गया, 8 गुना आपने इंट्रिंसिक वैल्यू से, कोई कंपनी जैसे अडानी की इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा ज्यादा 350-400 रुपए है और शेयर का दाम 42 रुपए तक पहुंच गया था। अभी भी जबकि इतना गिरा है, अभी भी उसका इंट्रिंसिक वैल्यू से 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना क्या, लगभग 4 गुना 5 गुना ज्यादा है अभी भी। अभी दिखाऊंगा मैं। ठीक है, कि औकात कितनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास शेयर मिल रहा है कि नहीं। हाँ, सारी कंपनियों का आप इंट्रिंसिक वैल्यू पर नहीं पाएंगे, जो अच्छी कंपनियां हैं वो हमेशा इंट्रिंसिक थोड़ा ज्यादा ही मिलती है। गिरावट के दौर में कभी कभी सस्ती भी मिल जाती है, वो आपके लिए मौका है। जैसे आजकल मेटल सेक्टर अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में चल रहा है। अभी मेटल सेक्टर में कोई भी डालेगा, ठीक है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के बाद, ठीक है, कोई भी डालेगा बढ़िया पैसा कमाएगा साल 6 महीने के अंदर ही। बात कर
इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आया प्रत्याशित भाई? कैसे पता लगेगा, हमको कैसे पता लगेगा कि इंटेंसिव वैल्यू अभी मतलब कैसे है, अभी एक बार दिखाएगा कैसे? अभी एक बार आप इन टर्म्स को समझ लीजिए केवल। मैं ये सारी चीजें आपको चेक कराऊंगा और कहां से चेक करना है मैं बताऊंगा। ठीक है प्रत्याशित भाई? हाँ या ना बोले तो कोई बात नहीं, आगे बोल देना। आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, आपको इंट्रिंसिक वैल्यू जस्ट देखना है वेबसाइट पे। ठीक है, हम अगर मुझे एक गिलास दूध पीना है तो मैं भैंस थोड़ी पालूंगा, मार्केट में एक गिलास ले लूंगा। तो मार्केट में बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो इंट्रिंसिक वैल्यू बताती हैं, मैं बताऊंगा कौन सी वेबसाइट्स देखना है। इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आई कि नहीं है, बस इतना ही बताइए और कुछ नहीं। आगे बढ़ जाता हूं मैं अगर समझ में आ गई हो तो। कोई और कमेंट? समझ में आ गया जी साहब। ठीक है सर। अब एक और जो चीजें देखनी पड़ती हैं वो है पीई रेशियो। ठीक है, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बोलते हैं इसको। प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अभी पी रेशियो क्या है? पी रेशियो ये है कि मान लो किसी शेयर का प्राइस 100 रुपए है और ये 100 रुपए का शेयर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 10 रुपए बढ़ा, 10 रुपए बढ़ गया, यानी 100 रुपए इन्वेस्ट करके आप क्या कमा रहे हो? 10 रुपए। यानी तो रेशियो कितना हुआ? ठीक है, 100/10 बराबर 10%। पी रेशियो। इसका वाइस वर्सा लेते वो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी 100 रुपए का शेयर में आप लगा रहे हो 5 रुपए कमा रहे हो, यानी ये शेयर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, ठीक है, 5 रुपए बढ़ा। इसको एक साल के ब्रैकेट में जोड़ते हैं। ठीक है, ये 5 रुपए बढ़ा है, 105, 105 हुआ। अब इसका पी रेशियो कितना निकला? 100/5 यानी 20% निकला। यानी 100 रुपए लगाने के बाद आपको 5 रुपए मिल रहा है। तो पी रेशियो जितना कम हो उतना ही आपको प्रॉफिट हो। कोई ऐसी कंपनी है जो 100 रुपए लगाने के बाद, ठीक है, आपको 120 में हो जाता है उसका शेयर, यानी इसका पी रेशियो आ जाएगा 100/20 यानी 5%। पी रेशियो अगर 5% होता तो बहुत बढ़िया है, आपका कैपिटल साल भर में 20% बढ़ गया। तो पी रेशियो जितना कम हो, लेकिन शर्त वही है, बाकी कंडीशन मैच करनी चाहिए। चूंकि कई बार घटिया कंपनियों का पी रेशियो अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग करके उसको मैनेज कर लिया जाता है, जैसे अभी अडानी बाबा ने किया। ठीक है, तगड़ा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कुछ लोगों ने जिन्होंने 3 साल पहले अडानी शेयर खरीदा होगा, ठीक है, 50 रुपए में, आज सोचिए 4200 तक पहुंच गया 50 रुपए की चीज। तो पी रेशियो उसका सोचिए कितना तगड़ा रहा होगा। अच्छी कंपनियों का पी रेशियो आपको यूजुअली, ठीक है, जो मिलेगा वो 10 से 20% के बीच में मिलेगा, 10 से 20% की मिलेगा। ठीक है, अगर 20% से ज्यादा पी रेशियो, फिर आपको दूसरी कंपनी खोज लेनी चाहिए। आपको देखिए पैसे से मतलब, आपको किसी कंपनी से मोह नहीं होना कि नहीं मैं तो टाटा में ही इन्वेस्ट करूं, ऐसा इमोशनल होके इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ठीक है, कि राकेश झुंझुनवाला ने उसमें इन्वेस्ट किया था टाइटन में, तो मैं भी टाइटन ही लूंगा। नहीं भाई, वो फेज था, चला गया। और हर समय, ठीक है, परिवर्तनशील होता है। आज जो बिजनेस ग्रो कर रहा है उसमें इन्वेस्ट करिए, सही तरीका देख के, आपको वही ग्रोथ मिल सकता है जो राकेश झुनझुनवाला को मिला। ठीक, नॉर्मली 10 से 20% अच्छी कंपनियों का पी रेशियो होता है।
10% से कम जो बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी, 10% से कम पी रेशियो नॉर्मली नहीं मिलता। लेकिन फिर भी आप खोजते रहिए, ठीक है। कैसे खोजा जाएगा मैं स्क्रीनर जब बताऊंगा तो आपको उसको भी बता दूंगा, ठीक है, कि कैसे खोजा जाएगा। तो खोजते रहिए, मिल जाता है कभी 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 बेहतर पी रेशियो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियों के भी। होता क्या है कि बीच बीच में कंपनियां कुछ बिजनेस मॉडल में चेंज करती हैं और मार्केट में उसका ट्रस्ट होता है, उस टाइम पर उसका पी रेशियो बढ़ जाता है, तो मौके मिलते हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट में जब भी आप हैं तो मार्केट को ध्यान देना पड़ता है। चलिए, तो पी रेशियो समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, या किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, 100 रुपए लगा के कितना रुपए कमा रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। आगे बढ़ूं? हाँ सर, बढ़िया। ठीक है, अगला है पीबी रेशियो। पीबी रेशियो होता है, ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू। देखिए, अब यहाँ पर चार चीजें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। चार टाइप की वैल्यूज कंपनी की। एक होता है जिसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम करंट वैल्यू, एक को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू जिसकी चर्चा हो ही गई है, और एक वैल्यू होता है जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। बहुत आसान है समझना, कोई कठिनाई नहीं होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू समझ ली कि वास्तविक मूल्य, जो आज का वास्तविक मूल्य है, एक्चुअल वैल्यू, वो हो गई, ठीक है। करंट वैल्यू होती है आज जिस प्राइस पर शेयर ट्रेड हो रहा है, उसको बोलते हैं करंट वैल्यू। जिस प्राइस पर खरीदारी आज हुई, आखिरी खरीदारी हुई, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी करंट वैल्यू क्या होगा, एलटीपी होगा, ठीक है। एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस हो गया करंट वैल्यू, ठीक है। अब आता है तीसरा बुक वैल्यू। बुक वैल्यू बोलते हैं कंपनी के जो असेट्स हैं, असेट्स से जब उसकी देनदारियां, लाइबिलिटीज, उधार उधार लिया है, उसको निकाल के जो वैल्यू बचता है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। चलो इसको और आसान तरीके, कल को मान लो कोई कंपनी डिजॉल्व हो रही, किसी भी कारण से डिजॉल्व हो रही, तो जब डिजॉल्व होगी, कंपनी खत्म होगी, तो खत्म होने पर, ठीक है, सबसे पहले कौन आएंगे, जितने लोग उधार दिए होंगे, भैया मेरा उधारी चुकाओ। तो कंपनी अपना चाहे जमीन मकान बेच के जैसे भी करके, ठीक है, उसको चुकाएगी। उसके बाद एम्प्लॉयज घेर लेंगे कि मेरा पेमेंट दे दो। तो कहने का मतलब कि जो उसकी लाइबिलिटीज हैं उसको घटा दो असेट से, और जितने शेयर मार्केट में है वो नंबर ऑफ शेयर उसको डिवाइड कर दो, वहां से शेयर की बुक वैल्यू। कंपनी खत्म होगी तो उसके शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा खत्म होने पर। आज मान लो रिलायंस खत्म हो जाए, तो रिलायंस खत्म होगी तो भाई जितना आज उसका दाम है उतना थोड़ी दे देगा, फिर उसने कुछ बैंकों से ले रखा होगा, कुछ एम्प्लॉयज को देगा, कुछ बाकी इंस्टीट्यूशनल जो की जिम्मेदारियां होंगी उसको वो देगा। तो बेच बाच के देने के बाद जो बचेगा वही शेयर होल्डर बांटेगा, तो बोलते हैं बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू का प्राइस से, करंट प्राइस से बुक वैल्यू, मान लो प्राइस अभी 100 रुपए चल रहा है और बुक वैल्यू है, मान लो एक, बुक वैल्यू अच्छी कंपनियों की हमेशा कम होगी, बुक वैल्यू के आसपास कंपनियां नहीं मिलती अच्छी, या कभी नहीं मिलेगी। अगर मिल गई तो इसका मतलब कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रहा। तो
यूजुअली मान लो कि एक कंपनी का 100 रुपए है, ठीक है, प्राइस, और बुक वैल्यू मान लो 30 रुपए है, तो कितना होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 33% होगा। तो इस तरह से बुक वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। तो यूजुअली आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी का जो बुक वैल्यू है उससे शेयर का प्राइस 3 से 5 गुना, 3 से 5 टाइम्स, ठीक है, इससे ज्यादा ना हो, बहुत कम भी ना हो, कि बिल्कुल बुक वैल्यू के आसपास आए। बुक वैल्यू के आसपास आने का मतलब कुछ खतरा है, कुछ गड़बड़ चल रहा है, लॉस वॉस हो रहा है। लेकिन अच्छी कंपनियों का अपनी बुक वैल्यू से 3 से 5 गुना तक रहता है। कई बार बुक वैल्यू से 10-10, 20-20, 30-30 गुना भी कंपनियां ग्रो कर जाती हैं। ऐसी कंपनियों में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा अवॉइड करना। लेकिन बाकी पर इंडिकेटर सही है तो स्विंग ट्रेडिंग किया जा सकता है, बट पोजिशनल नहीं किया, क्योंकि कल को कुछ गड़बड़ हुआ तो कम से कम बुक वैल्यू तक तो मिल जाए आपको। एक टाइम था जब अनिल अंबानी की कंपनी बहुत अच्छा चलती थी, बाद में शेयर होल्डर बेचारे रो रहे हैं, वैल्यू कम। अभी आज अडानी बेचेगा, मान लो कोई कंपनी अडानी की बिकी, तो बुक वैल्यू से 30-30, 40-40 गुना पे उसके शेयर है। 40 गुना मतलब किसी ने अगर 1 लाख लगाया तो उसको बेचारे को मतलब 2,000 रुपए मिलेगा, क्या मतलब रहा। तो बुक वैल्यू से 3 से 5 गुना ज्यादा नहीं होना। बुक वैल्यू कहाँ से मिलेगा, कैसे देखेंगे, पता चल जाएगा। अब एक ही जगह मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको 10 साइट पे मैं टहलाऊंगा। पीवी रेशियो समझ में आया। एक वैल्यू और बची, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू होता है कंपनी जब आईपीओ इशू करती है, यानी पहला जो पब्लिक ऑफर इशू करती है वो कितने रुपए का था, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। जैसे मान लो रिलायंस का जब भी आईपीओ लॉन्च हुआ होगा तो वो कब भी लॉन्च हुआ, उससे मतलब नहीं 2003 में लॉन्च हुआ है, 2001 में लॉन्च। तो पहला आईपीओ जब लॉन्च किया गया वो कितने रुपए का था, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वह वैल्यू होता है जो आपके आईपीओ का वैल्यू हो। आईपीओ क्या है इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, फर्स्ट क्लास में बताया हूँ आईपीओ क्या है। किसी कंपनी शेयर मार्केट में जब उतरना होता है तो वो रजिस्टर कराती है स्टॉक एक्सचेंज में, एनएससी बीएससी में रजिस्टर कराएगी। रजिस्टर कराने के बाद पब्लिक से पैसा लेना है, वो इनिशियल पब्लिक ऑफर देगी, भैया मैं, मेरी कंपनी जो है ग्रो कर रही है, आप आओ, आप भी कमाओ, हम भी कमाते हैं। तो वो 20%, 30%, 40% अपनी कंपनी की हिस्सेदारी शेयर मार्केट में आईपीओ के रूप में जारी कर देगी और उसका रेट फिक्स कर देगी कि भाई इतने रुपए में बेचूंगा अपना आईपीओ। इसी को बोलते हैं आईपीओ। ये चीज मैं डिस्कस कर, आईपीओ की वैल्यू को हम फेस वैल्यू बोलते हैं, कितना सिंपल। तो प्राइस टू बुक वैल्यू तीन तीन गुना से 5 गुना ज्यादा नहीं हो। ये जितना शेयर प्राइस है वो बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा ना हो। सस्ते में मिल रहा है, अच्छी कंपनी, बहुत बढ़िया। अब एक होता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का मतलब यह है कि कंपनी को ग्रो करना है, मान लो, तो कंपनी के पास एक तरीका है कि मार्केट से लोन ले ले, बैंकों से या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे लोन ले ले। तो लोन लेगा, दूसरा तरीका होगा कि कंपनी अपना शेयर्स बेच दे, अपनी हिस्सेदारी प्रमोटर होल्डिंग कम करके उसको बेच दे, यानी अपनी इक्विटी बेच दे। आप जरा बताइए कि किस
चीज में कंपनी को ज्यादा फायदा है, लोन लेने में या इक्विटी बेचने में? कंपनी के लिए कौन सी चीज ज्यादा बेहतर? दिमाग लगाइए। लोन लेने इक्विटी अच्छा, तो प्रत्याशी जी के अनुसार लोन लोन लेने में फायदा है और राहुल जी के अनुसार इक्विटी में। तो मैं राहुल जी से ये जानना चाहता हूं कि अगर लोन लेगा तो आज मार्केट में लोन लगभग 8 से 10% के बीच में उसको मिल जाएगा, 8 से 10% के बीच में मिल जाएगा। और कल को अगर इक्विटी बेचता है तो उसमें हो सकता है कि वो इक्विटी 20% बढ़ जाए, घट भी सकती है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इक्विटी घटे, शेयर हाँ घट भी सकता है, हो सकता है 20% बढ़ जाए। जी किसका 20% बेचारे गया? हाँ? तो कहने का मतलब सही बात कि डेब्ट टू इक्विटी का भी रेशियो होता है। अगर कंपनी को 100 रुपए चाहिए तो 80 रुपए बैंक से ले ले, 20 रुपए का शेयर बेच दे। तो इक्विटी बेचने पर कंपनी को, अगर अच्छी कंपनी है तो प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा कम करके कई बार क्या करती, फॉलो ऑन ये जो प्राइस ऑफर जारी करती है, ये एफपीओ नहीं होता बल्कि ठीक है एक टाइप से अपने शेयर्स को दोबारा मार्केट में फिक्स रेट में बेचना, जैसे अभी कुछ दिन पहले अडानी पोर्ट्स का हुआ था, अडानी पोर्ट्स नहीं, अडानी इंटरप्राइजेस का, ठीक है, कि उसने अपने कुछ को 20,000 करोड़ का तो उसने लगाया था, तो भी तरीका होता है, या ओपन मार्केट में सेल कर दे, वो भी तरीका हो, बैंकों में प्लेज कर दे, वो भी तरीका होता है। तो तरीके कई हैं इक्विटीज पर, इक्विटी बेचकर कुल मिला के पैसा कलेक्ट करना या लोन लेके। इसमें लोन थोड़ा सस्ता पड़ता है, अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो बेहतर है कि लोन ले। इसका ऑलमोस्ट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो मान लीजिए 100 रुपए उसने लोन लिया और 10 रुपए के आसपास इक्विटी आएगा, अप्रोक्सीमेटली 10 आ गया, तो 10 to 20% तक ठीक माना जाता है, 10 to 20% तक ठीक माना जाता है। अगर बहुत ज्यादा उसने इक्विटी बेच रखी है वो हेल्दी कंडीशन नहीं है। इसके दो अर्थ निकाले जा सकते हैं, एक तो उसके अपनी कंपनी पर खुद भरोसा नहीं, इक्विटी बेचे जा रहा है, कल को पब्लिक का पैसा डूबेगा। दूसरा, एक बैंकें भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही है ना, तभी तो इक्विटी बेच रहा है। तो बैंकें अगर उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप क्यों ट्रस्ट करोगे? अगर 20,000 करोड़ अडानी को चाहिए था और बैंकें अगर लोन दे देती तो अडानी 20,000 करोड़ हमसे क्यों मांगता? वो बैंकों को लोन चुकाने के लिए इक्विटी बेच रहा था, यानी बैंक अंडर एक पीछे पड़ी होंगी। चलो ये नहीं होगा। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है क्या है, और ये जितना मिनिमम हो उतना ही बढ़िया मान, और सबसे अच्छा तो ये कंपनी के ऊपर लाइबिलिटीज, मतलब इस टाइप के लोन फोन ही कम हो, तो वो तो और अच्छा है। देखिए एक रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो हम असेट्स और लाइबिलिटी के, अभी शुरुआत में मैंने बताया असेट्स एंड लाइबिलिटीज एक कंपनी का एक ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, एक पैटर्न होना चाहिए, इन्हीं दोनों मिला के रेशियो बनता है करंट रेशियो। मान लीजिए कंपनी का असेट्स है 100 रुपए और उसकी लाइबिलिटी है 100 रुपए, तो कल को ठीक है कंपनी डूबेगी तो सारा का सारा माल तो उधारी वाले खा जाएंगे, बुक वैल्यू तो बची ही नहीं इसके पास, शेयर होल्डर को तो पूरा डूब जाएगा। कई कंपनियां ऐसी भी मिलेंगी आपको जो घटिया कंपनियां हैं कि 100 रुपए हैं और लोन ले रखा है 120 बैंकों को फ्रॉड व्रॉड करके,
ये तो बिल्कुल खत्म कंपनी है। कई कंपनियां ऐसी हैं जो 100 रुपए जिनका एसेट वैल्यू है और 70 रुपए लोन रखा है, ये भी घटिया कंपनी है। मतलब ठीक है, 100 रुपए आपका अगर एसेट है, आप 50 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए तक लोन ले लो, यानी 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अपने एसेट का 50% ज्यादा लोन जल्दी नहीं मार। एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए देखिए लोन लेना पड़ेगा, लेकिन उसका एक ये होना चाहिए, कल को मान लो बिजनेस नहीं चल पाया, आप शेयर होल्डर को भी पे कर सको, बैंकों को भी पे कर सको। ये यूजुअली जितना कम हो उतना ही बेहतर है। अदरवाइज ये 50% से ज्यादा है तो ये ऐसी कंपनियों को अवॉइड करना का जो है, लोन 50% ज्यादा लोन ले रखा हो अपने एसेट का तो अवॉइड करना। तो करंट रेशियो भी मुझे लगता है कि समझ में आ गया। दोबारा पीवी आ गया क्या, कवर कर दिया था। अब इतनी चीजें अगर हम इस इतने फंडामेंटल्स को देख लेते हैं तो हम पर्टिकुलर स्टॉक को हम खरीद सकते हैं, ठीक है। अब एक समझिए कि कहाँ से देखेंगे उसको, के लिए मैं दो वेबसाइट्स का, ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा। और इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए एक तीसरी वेबसाइट अलग से मैं रिकमेंड करूंगा, ठीक है। मैं एक बार अपना शेयर करना पड़ेगा शेयर में। अभी मुझे थोड़ा सा बताइए कि जो मैं शेयर करूंगा वो आपको दिख रहा है। और एक वेबसाइट है screener.in, क्या आप लोगों को दिख रहा है वेबसाइट? यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है। पेन। अब एग्जाम्पल के तौर पर चलिए दो कंपनी पकड़ लेते हैं, एक रिलायंस पकड़ लेते हैं, एक अडानी ले लेंगे, ठीक है। मैं इसमें आपको कुछ दिखाता हूँ जो मैंने अभी बताया आपको थियरेटिकली, उसको मैं प्रैक्टिकली क्या क्या यहाँ पर मिल जाएगी इस वेबसाइट पर। अब देखिए मार्केट कैप मिल गया आपको, ठीक है। मार्केट कैप इसका 16,50,000 करोड़, वेरी हेल्दी। अदरवाइज देखिए मार्केट कैप बहुत छोट, कई बार मार्केट कैप कम होने पर भी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन इतना कम भी ना हो, पता लगा 100 करोड़ 50 करोड़, ऐसी भी कंपनियां स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हैं जो 100 करोड़ 50 करोड़ कंपनियां हों, ठीक है। तो कम से कम ये हो गई कि 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ की कंपनी हो, ठीक है, मार्केट कैप बहुत कम ना हो, ठीक है। अब इसमें आपको और क्या दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है स्टॉक का पी रेशियो, पी रेशियो यानी 26 दिख रहा है। कहने का मतलब कि आपको 100 रुपए लगाओगे तो 4 रुपए के आसपास आपको प्रॉफिट होगा। समझ में आया? तो बड़ी कंपनियों का पी रेशियो बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन स्टेबिलिटी मिलेगी, रिस्क कम होगा, प्रॉफिट स्लो देगा लेकिन देगा। बुक वैल्यू देखिए 1168। अब करंट प्राइस से बुक वैल्यू का जरा निकाल लीजिए तो यहाँ पर पीवी रेशियो निकल जाएगा, तो 24/11, इसमें कितना आ गया, तो 24/11, तो ऑलमोस्ट ये देखा जाए तो 2 से 2.5 गुना है अपने बुक वैल्यू से, बढ़िया है, ठीक है। अच्छी कंपनियों का 3 से 5 गुना तक भी चल जाता है, तो ये 2.5 गुना है तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। डिविडेंड यील्ड छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा एक और ये टर्म है आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल यानी इन्होंने 100 रुपए लगा के, ठीक है, 100 रुपए विदाउट टैक्स वैक्स, मतलब
जिसको एबिडिटा बोलते हैं, ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स और मतलब बाकी जो डिडक्शंस होते हैं उसके एबिडिटा, एबिडिटा से जब आप, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड को भाग देंगे तो वहां पर पता चल जाएगा कि आपका आरओसी कितना है, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल, कैपिटल लगा के कितना उसको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। और आरओई मतलब कि ये अर्निंग होती है नेट इनकम से या नेट प्रॉफिट से, ठीक है, उसको कितने जो है नंबर ऑफ शेयर्स को भाग दे दिया जाता है तो उससे पर शेयर अर्निंग आती है आरओई से। तो ठीक है, 9%, 8%, इसको उतना ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता फंडामेंटल एनालिसिस में, लेकिन नो डाउट कि ये माइनस में नहीं होना चाहिए, ग्रोइंग हो और इतना कम भी ना हो कि पता लगे 1% है, आधा परसेंट है, 5% से ज्यादा हो बेहतर है। फेस वैल्यू 10 रुपए, फेस वैल्यू से आपको कोई लेना देना नहीं है भाई। आज से जब 20-30 साल पहले जब इसका आया होगा तो 10 रुपए में उस टाइम इसने आईपीओ जारी किया होगा, तो उससे अभी आपको क्या लेना देना। अभी तो आप करंट मार्केट में देखेंगे ना उसका वैल्यू क्या है। अब आ जाते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू पे। इंट्रिंसिक वैल्यू आपको स्क्रीनर पे नहीं मिलेगा, उसके लिए एक बेहतर साइट में बता देता हूँ। वो है, एक साइट है atenix.com। atenix.com में आपको, ठीक है, इन कंपनियों का इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाता है। जैसे अभी एक एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, अब सेक्टर्स का भी मिल जाएगा। अभी प्रेजेंट में ऑटो सेक्टर देखिए 48 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये सेक्टर का है, ये किसी स्टॉक का नहीं है, ठीक है, हाँ? और 13,000 रुपए उसका अभी ऑटो सेक्टर का इंडेक्स का वैल्यू है, यानी अपने प्राइस से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। अब ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स का देखना है तो इसको क्लिक करिए, यहाँ पर आपको स्टॉक्स का दिख जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर अभी जैसे बालाकृष्णा, बालाकृष्णा का इंट्रिंसिक प्राइस है 831 और 2000 पे चल रहा है। अशोक लीलैंड का 8 रुपए है इंट्रिंसिक और 148 पे चल रहा है। अब आप इमेजिन करिए क्या अशोक लीलैंड में, ठीक है, इन्वेस्ट करने लायक है, ठीक है। यही बजाज ऑटो है, 36 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू है, 3500 में चल रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अपने इंट्रिंसिक वैल्यू वास्तविक मूल्य से भी थोड़ा नीचे है और बढ़िया कंपनी भी है, फर्निशिंग करिए। ये देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू को आधे पे चल रहा है आइसर मोटर, ये भी अच्छा है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं भी बगल वाला देख लिया, मार्केट प्राइस ऑन 8 लेटेस्ट नहीं, ये देखना है लेटेस्ट मार्केट प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू। लेटेस्ट मार्केट प्राइस जैसे बजाज ऑटो का 3500 है और ये 3800 है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, 1%, 1.25% का डिफरेंस है, उतना चल जाता है, ठीक है। अच्छी कंपनी होती है, ये भी लेने लायक है, ठीक है। कोई ऐसी कंपनी देखिए जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू अभी ज्यादा हो और मार्केट वैल्यू कम हो, ठीक है। इसमें ऑटो वाले में तो चूंकि सेक्टर का ही इंट्रिंसिक वैल्यू हाई है तो हो सकता ना मिले। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इसका क्या बोलते हैं। अब इसमें देखिए कौन सा सेक्टर का इंट्रिंसिक वैल्यू अभी गिरा हुआ है, ठीक है। सेक्टोरियल इंट्रिंसिक वैल्यू में जाइए, ऑटो हो गया, ये हो गया, ये कौन सा, प्राइवेट बैंक, ठीक है। देखो बैंकों का भी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ा हुआ है, जबकि बैंकें गिर रही फिर भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। मेटल देखिए, मेटल का इंट्रिंसिक वैल्यू है 8,100 और 5800 उसका अभी इंडेक्स का वैल्यू है। अब मेटल सेक्टर में चले जाइए आप, ठीक है। मेटल सेक्टर में देखिए आपको कुछ कंपनियां सस्ते में मिल जाएंगी, जैसे हिंडाल्को 1,020 रुपए इसका इंट्रिंसिक वैल्यू और अभी ये 429 रुपए में चल रहा है। बाकी पैरामीटर्स अगर मैच करते हैं तो भाने से खरीद लीजिए। देखिए हिंदुस्तान जिंक, ये भी सस्ते में मिल रहा है। जिंदल स्टील, ठीक है, जिंदल स्टील सस्ते में मिल रहा है, देखिए। इसके अलावा अभी जैसे टॉप कंपनियों में जाएंगे, जिंदल है, टाटा है, टाटा देखिए सस्ते में मिल रहा है, टाटा भी सस्ते में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वेदांता सस्ते में मिल रहा है। तो
इस वेबसाइट से आप जो है इंट्रिंसिक वैल्यू देख सकते हैं कौन सा, ठीक है। ये मैंने बताया, ठीक है। Atenix.com, यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू प्रत्याशित जी चले गए, ठीक है, उनको डाउट था, इंट्रिंसिक वैल्यू वो निकल गए कि कहाँ से देखेंगे। तो अब एक बार इस फिर से चलते हैं उस वेबसाइट पे, क्या बोलते हैं, हाँ, तो मैंने बताया था बुक वैल्यू, ठीक है, और इसके अलावा मैंने पी बताया था, ठीक है, बुक वैल्यू। अब आप देखिए, अब यहाँ पर आपको जो मैंने बताया था एक चीज कि अब कंपटीटर्स, पीयर कंपैरिजन में आपको कंपटीटर्स मिल जाएंगे। अपने कंपटीटर्स में सबसे बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप इसका बहुत ज्यादा है, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, यहाँ से आपको पता चल गया भाई कि रिलायंस में सौदा करना ठीक है, टिकेगी ये। अब क्वार्टरली रिजल्ट पे आ जाइए, इसी पर क्वार्टरली रिजल्ट भी मिल रहा है आपको। अब क्वार्टरली रिजल्ट में बाकी बहुत सी लाइनें हैं, आपको सब नहीं देखना है, आपको कुछ ही चीजें देखना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए और नेट प्रॉफिट देख लीजिए। अगर ये दो चीजें भी आप देख लेते हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पर अब इसका पिछले 4-5 क्वार्टर का देखिए। इसमें देखते समय एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि करंट क्वार्टर का प्रीवियस ईयर के उसी क्वार्टर से तुलना भी करनी पड़ती है। जैसे, ठीक है, आप अभी लेटेस्ट वाला दिसंबर 2022 का क्वार्टर का इन्होंने अपडेट किया है, उसके पहले 31,000 करोड़ था, अभी 35,000 करोड़ है। उसके पहले 37,000 करोड़ था जून 2022 में, ठीक है। मार्च 2022 में 36,000 करोड़, दिसंबर 2022 में 29,000 करोड़। तो कुल मिला के एक अप ट्रेंडिंग तो है, लेकिन जून 2022 की तुलना में थोड़ा कम है। लेकिन पिछले साल के इसी क्वार्टर से ज्यादा है। ये हेल्दी है, बट अभी प्राइस इसका अनस्टेबल रहेगा, थोड़ा सा अनस्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि पीक जो बना था वो इसके 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर पहले पीक, तो इसमें थोड़ा सा अभी रुक सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। नो डाउट कंपनी हेल्दी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए रुक सकते हैं, सही लेवल पे आने पे इन्वेस्ट करें, कोई दिक्कत नहीं। नेट प्रॉफिट देख लीजिए। देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कुछ चीजें घटाई जाती हैं, ठीक है, अदर इनकम्स और जो भी इंटरेस्ट है वो घटा के तब नेट प्रॉफिट निकलता है, ठीक है, और उसमें टैक्स भी घटाया जाता है तब निकलता है। अब जरा वो देखिए, ठीक है। अब दिसंबर में देखिए, दिसंबर में भले ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम था, लेकिन नेट प्रॉफिट ज्यादा था, और इस साल नेट प्रॉफिट दिसंबर से कम आया है। कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पिछले क्वार्टर से बेहतर है, नो डाउट, लेकिन उसके पहले के 2-3 क्वार्टरों से कम है। इन तीनों क्वार्टर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसका नेट प्रॉफिट कम हो गया। पिछले क्वार्टर से नो डाउट बेहतर आया है। तो आपको ये पैटर्न देखना पड़ेगा, इंक्रीजिंग हो, ठीक है, पिछले क्वार्टर से भी बढ़ा हो, और सेम क्वार्टर, सेम पीरियड के पिछले साल के क्वार्टर से भी, ठीक है, सेम पीरियड के पिछले साल के क्वार्टर से भी बेहतर हो। इसके अलावा मार्केट एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर। मार्केट एक्सपेक्टेशन मान लीजिए ये कहते हैं कि मार्केट एक्सपेक्टेशन अगर है कि 19,000 करोड़ कमाएगी और ये 17,000 करोड़ ही कमा रही है, तो फिर ये गिरेगा। भले ही इसने कमाया है, लेकिन गिरेगा। अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 16,000 करोड़ ही कमाएगी और ये कमा ली 17,000 करोड़, तो ये शेयर बढ़ जाएगा, कम से कम 3-4 दिन तो बुल रन करेगा ही। प्रत्याशित भाई, आपने वो देखा इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने किस साइड से दिखाया? उस टाइम आपका मेरे ख्याल नेटवर्क मिस हो गया था, मैं फिर दिखा दूं अगर नहीं देखा होगा। रहा था ना, वहां पर मंदिर के पास चला गया था। अच्छा, अभी आ गया हूँ, एक बार बोल दीजिए।
जी हाँ, सर, मैं वो साइट दिखा देता हूँ, कट हो गया था। तो आपको मैं दिखा, ये हाँ है हाँ हाँ, अटेनिक्स, ठीक है, atenix.com। एक सेकेंड, इसका मैं लिंक भेज एक दूंगा सेकेंड ग्रुप पे, अटेनिक, ठीक है। एक हाँ मिनट, हाँ, वो अच्छा होगा एक सर। मिनट, अभी मैं देखता हूँ कैसे शेयर कर दूं। जी चलो मैं बाद में भेज दूंगा इसका इसका atenix.com का, देखो हाँ, तीनों तीनों साइट का लिंक भेज दूंगा, ठीक है। जी 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 atenix.com में आप क्या, आपको करना क्या है, या तो डायरेक्ट डायरेक्ट आप स्टॉक पर ही यहाँ टाइप कर दीजिए और डिटेल्स निकाल लीजिए, या फिर आप चले जाइए सेक्टर पे। यहाँ पर सेक्टोरियल वो देख लीजिए, ठीक है। हम्म, यहाँ पर इंडेक्स पे इंडेक्स टाइप, ठीक है, उसमें देखिए सेक्टोरियल नीचे आएगा यहाँ पर, ठीक है। सेक्टोरियल में आपको अलग अलग सेक्टर के ये 5 6 7 सेक्टर जितने अच्छे सेक्टर्स हैं सब मिल जाएंगे, उनको क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए अभी, अब पहले तो आप सेक्टर का ही देख लीजिए, सबसे पहले यही देखना है कि सेक्टर का क्या परफॉर्मेंस है। तो सेक्टर का जैसे एक एग्जांपल के तौर पर ऑटो सेक्टर का इंट्रिंसिक वैल्यू 4400 है और अभी इंडेक्स चल रहा है 13,000, ठीक है, यानी 3 गुना 2.5 गुना बढ़ा हुआ है, अवॉइड कर दीजिए। कोई ऐसा सेक्टर देखिए जो प्रेजेंटली गिरा हो, ठीक है, या ऑलमोस्ट बराबर मिल रहा हो, जैसे मेटल सेक्टर देख लीजिए। मेटल सेक्टर इंट्रिंसिक वैल्यू है 8100 और ये चल रहा है अभी 5800, यानी ये सस्ते में मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से ऑयल एंड गैस, ठीक है, 9500 इंट्रिंसिक वैल्यू है, 7200 चल रहा है। बट ऑयल एंड गैस का अभी अवॉइड करना है, क्योंकि अवॉइड करना है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल एंड गैस गिर रहा है, ठीक है। गैस का तो बहुत बुरा हाल हो गया है। गैस तो मतलब 800 का पीक बनाया था 5 6 महीने पहले, और अभी कल जो है गैस 186 ट्रेड कर रहा था, 800 से 186 आ गया, बताइए। मैं तो सोच रहा हूँ कहीं 100 के नीचे नहीं चला जाए, ठीक। तो, तो अब देखिए, अभी देखिए पीएसयू बैंक सस्ते में मिल रहे हैं, अडानी ने इसको सस्ता कर दिया है, तो पीएसयू बैंक भी थोड़ा सा मार्केट स्टेबल हो जाए, पीएसयू बैंक खरीद लीजिए, ठीक है, मेटल खरीद लीजिए। अब इसको क्लिक करेंगे तो मेटल के अच्छे शेयर्स निकल आएंगे। अब इसमें देख लीजिए कौन सा सस्ता मिल रहा है, और बाकी फंडामेंटल एनालिसिस आपकी अगर मैच कर रही है, इंट्रिंसिक वैल्यू सस्ता मिल रहा है, तो बेस्ट इन्वेस्ट हो। बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक है। तो अब जो मैं जहां पर था फिर से चलता हूं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नो डाउट कि रिलायंस का बढ़ा हुआ है, लेकिन सेम पीरियड के पिछले क्वार्टर से, ठीक है, भी बढ़ा तो यहाँ दिख रहा है, बट नेट प्रॉफिट कम हुआ है, देख रहे 17,000 करोड़, और सेम पीरियड में पिछले क्वार्टर से 20,000 करोड़, तो यानी थोड़ा अवॉइड करना है, ठीक है। है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बट बीच बीच में फ्लैक्चुएट कर रहा है, ठीक है, फ्लैक्चुएट कर रहा है। एनर्जी सेक्टर ही फ्लैक्चुएट कर रहा है ग्लोबल मार्केट में, ठीक है। अभी एनर्जी से ऊपर से विंडफॉल टैक्स और ये वो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तो थोड़ा अवॉइड करना है, ठीक। 2800 का पीक बनाया था और अभी 2300-2400 पे ट्रेड कर रहा है, देख रहे हैं, ये देखिए करंट प्राइस 24 रुपए 2440 है, और इसका पीक 2856 था। तो अभी हो सकता है और थोड़ा सस्ता मिल जाए, 2200 रुपए मिल जाए, कोई बड़ी चीज नहीं। गैस गैस इसका दाम गिर रहा है, इसका दाम गिर रहा है, तो थोड़ा अवॉइड करना, और वो चीज आपके क्वार्टरली रिजल्ट में भी दिख रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ आए। अब उसके बाद, ठीक है, आपको क्या देखना है, बैलेंस शीट में कुछ चीजें देखनी है, जैसे, ठीक है, चलो शेयर कैपिटल छोड़ दो। अब यहाँ पर, ठीक है, आपको देखना है इसका, ठीक है, लायबिलिटीज क्या है, ठीक है। अब लायबिलिटीज और असेट्स, ठीक है, ये एक टाइप से बैलेंस शीट में बराबर मिलेंगे, लेकिन उसमें आपको क्या देखना है, लायबिलिटीज में, टोटल लायबिलिटीज में, ठीक है, एक लायबिलिटी हो गई शेयर कैपिटल, यानी ये पब्लिक से इसने कितना पैसा लिया है, ठीक है, 6700 करोड़ लिया है, ठीक है। इसके पास जो रिजर्व है, ठीक है, वो है 78,000 करोड़, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिजर्व है। 31,000 करोड़ रुपए, ठीक है, नहीं 78,000 नहीं, 7,83,000 करोड़ का रिजर्व है, बहुत बढ़िया है। 3,16,000 करोड़ का उधारी है,
कोई बात नहीं, अगर इतना बड़ा रिजर्व रखे हुए तो चलेगा, ठीक है। आगे हम असेट्स भी देख लेंगे कितना है। अदर लाइबिलिटीज में भी इसके पास 5,79,000 करोड़। अब यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो अदर लाइबिलिटीज में पता चल जाएगा, नॉन कंट्रोलिंग, फिर ट्रेड पेबल, ठीक है। तो ट्रेड पेबल सब इसमें, एम्प्लॉइज का खर्चा वर्चा भी सब इसी में आ जाएगा लाइबिलिटीज में, ठीक है। तो लाइबिलिटीज में देखेंगे तो अब यहाँ पर भी एक पैटर्न दिखेगा कि इसकी लाइबिलिटीज, ठीक है, डे बाय डे बढ़ रही हैं, ठीक है। पहले 11 लाख करोड़ था, ठीक है, फिर 13 लाख करोड़, 14 लाख करोड़, 16 लाख करोड़। जो कंपनी ग्रो करेगी उसकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, एम्प्लॉय भी ज्यादा रखेगा, थोड़ा बहुत लोन फोन भी लेगा, और भी लाइबिलिटी बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके पास रिजर्व है और रिजर्व बढ़िया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से जब आप असेट्स की बात करेंगे, देखिए फिक्स असेट्स इसके पास कितना, 8,56,000 करोड़ फिक्स असेट। बहुत अच्छी कंपनी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि, ठीक है, लोन है केवल 3 लाख और फिक्स असेट ही इतना है कि उससे 3 गुना लगभग 2.5 से 3 गुना फिक्स असेट है। कल को कंपनी डूब जाएगी, जमीन बेच के, मकान बेच के दे देगी लोन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके अलावा इसने इन्वेस्ट भी कर रखा है दूसरी कंपनियों में, ठीक है, 3,45,000 करोड़, ठीक है। अदर असेट्स भी इसके पास 3,42,000 करोड़ है, ठीक है। तो अदर असेट्स में देखिए, इन्वेंट्री है इसके पास, ठीक है, ट्रेड रिकवरीज हैं, मतलब लोगों को पैसा दे वो भी रखा है, तो डिफरेंट टाइप, उससे मुझे लेना देना नहीं। कुल मिला के इसके पास असेट्स अच्छे खासे, ठीक है। लोन की तुलना में असेट बहुत ज्यादा, ये कंपनी स्टेबल है, समझ में आ गया। तो इस मामले में इसको पास कर दिया जाए। तो बैलेंस शीट में हमें ये देखना। अब एक चीज मैंने बोला था, कैश फ्लो, कैश फ्लो में मैंने बोला था कि इसको भी एसेट में शामिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कैश फ्लो क्या है, कंपनी के पास लिक्विड एसेट्स कितना है, यानी कितना के पास बैंक में जमा है। अब देखिए, नेट कैश फ्लो पिछले क्वार्टर में माइनस हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर में 18,000 करोड़ इसके पास कैश फ्लो है। नगद जेब में इतना पैसा पड़ा हुआ है, पॉकेट मनी कैश फ्लो। तो 18,000 करोड़ का इसके पास रूटीन खर्चों के लिए, डे टू डे खर्चों के लिए 18,000 करोड़ रुपए भी है, 7,800, ये भी बढ़िया। अब पिछले क्वार्टर से बढ़ा है, पिछले क्वार्टर में माइनस हो गया, यानी ये जेब खर्च चलाने के लिए किसी से उधार लिया था। तो कैश फ्लो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आरओसी, ठीक है, आरओसी का एक चीज आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली इसका घट रहा है, लेकिन पिछले क्वार्टर से बढ़ा है। आरओसी क्या होता है, रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड कैपिटल, यानी पहले ये 100 रुपए लगाता था तो 11 रुपए कमा लेता था, अब ये 100 रुपए लगा रहा है तो 9 रुपए कमा रहा है। तो थोड़ा होल्ड करना है इन्वेस्टमेंट के, और सस्ते में मिलने, यानी रिलायंस अभी थोड़ा और सस्ते में मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता, प्रोमोटर्स होल्ड, प्रोमोटर कौन है, मालिक लोग हैं। अब देखिए कौन कौन प्रोमोटर हैं, ठीक है। अब इसमें ये ये लोग सब मालिक लोग हैं, रिलायंस। अब इसमें प्रोमोटर होल्डिंग में 11%, ठीक है। प्रमोटर ये कौन सा, कमर्शियल एलएलपी है, फिर ये देवर्सी एलएलपी है, तो ये लोग भी इसके प्रमोटर्स हैं, ठीक है। इसी तरह से रिलायंस होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है, पेट्रोलियम ट्रस्ट और क्या क्या है। रिलायंस की ही कई कई कंपनियां हैं जो इसकी प्रमोटर हैं। फिर इसमें अंबानी है, ठीक है, केडी अंबानी, उसके घर का ही कोई बंदा होगा। नीता अंबानी का भी पैसा लगा, ईशा अंबानी का भी है, आकाश अंबानी का, अनंत अंबानी का। अब ये 5-6 तो अंबानी, मतलब पूरे परिवार को प्रमोटर बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, अपने परिवार को थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे रखा है। तो रिलायंस की कई कंपनियां इसकी प्रमोटर हैं। इसके अलावा देखो देखो और भी लोग प्रमोटर्स, इतने मालिक हैं, लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही, यहाँ तक है, ठीक है। कुछ तो मान लो प्रमोटर में हट गए हैं, ठीक है, यहाँ के बाद हट गए हैं, लेकिन जब इसका पैटर्न देखो, इसका प्रमोटर होल्डिंग 50% से इंक्रीज ही हो रहा है। अभी 2022 के बाद कम, यानी पिछले 2 क्वार्टरों में प्रमोटर
ने अपना पैसा कम किया है। तो कंपनी हो सकता है कुछ घाटे में चले, कुछ उधारी लिया हो, कुछ शेयर ओपन मार्केट में बेचा हो या प्लेस किया हो, किसी भी कारण से, ठीक है, प्रमोटर घट रहा है, यानी थोड़ा होल्ड करना है इन्वेस्ट करने के लिए। मेरी बात समझ रहे हो? मैं वहां से लिंक कर रहा हूँ जो मैं बोल रहा था पीरियड के लिए। आप लोग लिंक कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो प्लीज बता दो। राहुल जी, हाँ सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपको इसके पैटर्न देखना है। प्रमोटर होल्डिंग में इतने इतने प्रमोटर्स को नहीं देखना है कि अंबानी, नीता अंबानी और टीना अंबानी ने कितना, ये देखना है कि प्रमोटर्स का पैटर्न क्या है। ठीक है, क्या घट रहा है, बढ़ रहा है? अगर बढ़ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो प्रमोटर होल्डिंग हो गया। अब उसके बाद एफआईआईज, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनका भी देख लो, ये घट रहे हैं बढ़ रहे हैं। देखिए पहले 24-25-25% तक हो रहा था, अब देखिए ये घटना शुरू की। एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं रिलायंस से। मार्च 2022 के बाद एफआईआईज घट रहे हैं, इस क्वार्टर में भी घटे हैं, पिछले क्वार्टर में भी, यानी एफआईआईज का विश्वास कम हुआ है कि भैया रिलायंस और कम आग दे पाएगी। आपने देखा 2800 से गिर के बीच में 2200 तक आ गया था, अभी 2400 ट्रेड कर रहा है, यानी और सस्ते में मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी खराब नहीं है लेकिन और सस्ते में मिल सकता है। ये हम लोग हैं, नहीं हम लोग यहाँ है पब्लिक, तो पब्लिक को छोड़ दीजिए, कोई देखना ही नहीं। डीआईआईज में इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ठीक है, वो सब आते हैं। डीआईआईज बढ़ रहे हैं, भले ही एफआईआई घट रहे हैं लेकिन डीआईआई बढ़ रहा है, ठीक है, यानी अपने बैंकों को या अपने जो म्यूचुअल फंड उन बेचने वाली कंपनियां हैं उनको विश्वास है कि ये बढ़ेगा, बढ़िया है। अब देखिए डीआईआई में कौन कौन लोग शामिल है, लाइफ इंश्योरेंस का एलआईसी है, सेबी म्यूचुअल फंड है, तो दो लोग इसमें, ठीक है, यहाँ शामिल हैं, और भी हैं। 15% है तो ये तो 8% हुआ, तो और भी लोग होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। तो डीआईआई को भरोसा है, जो अपने इन्वेस्टर्स हैं, बैंक के हो गई, या जो म्यूचुअल फंड बेचने वाली, इक्विटी ईटीएफ बेचने वाली, इक्विटी ट्रेडेड फंड बेचने वाली, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बेचने वाली कंपनी। अब देखिए गवर्नमेंट ने भी इसमें अपना शेयर रख रखा है, ठीक है, इस सारा हिस्सेदारी रख रखी है। एक कंपनी कमा रही है तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा लालच है कि चलो हमें भी कुछ मिल जाए, तो गवर्नमेंट को भी ध्यान नहीं देना है, पब्लिक को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। सबसे सबसे बेवकूफ तो यही होते हैं, ये कहीं भी इन्वेस्ट कर देते थे, तो ध्यान ही नहीं देना। आपको दो चीजों पर ध्यान देना है, एक प्रमोटर, तीन चीजों पे, प्रमोटर होल्डिंग का पैटर्न क्या है, एफआईआई होल्डिंग का पैटर्न क्या है, और साथ में डीआईआई होल्डिंग का पैटर्न क्या है। तो ये आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है, कि जो मैंने बताया था थियोरेटिकली उसको प्रैक्टिकली कहाँ से चेक करें। तो एक वेबसाइट हो गई screener.in, इसमें सिंपली कंपनी चार्ट टाइप करिए। अब एक और देख लेते हैं, ठीक है, अडानी बाबा को देख लेते हैं। अडानी पोर्ट्स ले क्या, अडानी इंटरप्राइजेज ले लेते हैं। अडानी और अडानी इंटरप्राइजेज ये रहा है। अब देखिए, आ जाओ, अजय जी, ये कंपनी ये है। अब देखिए अडानी इंटरप्राइजेज को, अडानी इंटरप्राइजेज का मार्केट कैप तो है 1,96,000 करोड़, ठीक है, मार्केट कैप बहुत बढ़िया है। करंट प्राइस 1700, हाई कितना बनाया था, लगभग 4200, ठीक है। अब बुक वैल्यू कितनी, 200 तक, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है अडानी इंटरप्राइजेज की, जरा देख लेते हैं। प्राइजेज, चलो, ऑफ अडानी, अडानी इंटरप्राइजेज की वैल्यू देखिए जरा, 347 रुपए। अब सोचिए 347 रुपए का माल बंदे ने 42 रुपए तक चिपका रखा है। 387 का माल
347 347 का माल इसने चुका रखा है 4200 में। कितना गुना हो गया? ऑलमोस्ट 12 से 13 गुना। ये खेला है। बुक वैल्यू कितनी है? 277 रुपए। अरे इतना गिरने के बावजूद भी 50% टॉप से 50% से ज्यादा गिर चुका है, 60-70% गिर चुका है। अभी भी इसमें गिरावट होगी, ठीक है, अभी भी गिरावट होगी, तब भी ये महंगा है। इतना गिरावट के बाद भी महंगा है। ये 347 रुपए के पास ये सही रेट में मिलेगा, ठीक है। पी रेशियो जरा देखो, 101, यानी एक इसका, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग कितना है? 101। ये अब है जब इतना गिरा हुआ है, यानी ठीक है, कितना हो गया? अगर 100 रुपए लगाएंगे, ठीक है, तो कितना कमाएंगे बताइए? कोई बुद्धिमान आदमी जो मैथमेटिक्स, इसमें मैथमेटिक्स टीचर कौन है? चले गए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। राहुल सर? जी सर, आ रही है सर। अच्छा, 2 लोग हैं, ठीक है। राहुल सर ये बताइए, पी रेशियो इसका 101 आ रहा है, इसको मैं क्या समझूं? वन 101 आ रहा है, ठीक, कितना कमाएगा 100 रुपए लगा के? प्रत्याशित आप बताइए। इसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा है, मतलब पी रेशियो बहुत ज्यादा है। ये बहुत हमको ज्यादा, अभी ज्यादा देखना बहुत नहीं ज्यादा, चाहिए। बहुत ज्यादा है। कितना कमाएगा 100 रुपए लगा के? 100 रुपये लगाने से इसमें अम, इसका तो 20 से ज्यादा है ना, पी तो रेशियो इसका 101 है। हम्म, ये सर कैलकुलेशन जो होगा, पी रेशियो डिवाइडेड बाय करंट प्राइस। हेलो। हाँ, पी रेशियो का जो कैलकुलेशन होगा, ठीक है, वो होगा, ठीक है, तो प्राइस होगा, करंट प्राइस, यानी करंट प्राइस आप मान लो इसका कितना है? 1723। 1723। 1723। एक मिनट, 1723, ठीक है, 1723, जी। ठीक है, डिवाइडेड बाई, हम्म, ठीक है, कितना इनकम है, हम्म, ठीक है, हाँ, तो ROI। हाँ, कितना जो है रिटर्न, रिटर्न आ रहा है, हम्म, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या? एक मिनट, कंफ्यूज कर रहा हूँ, एक मिनट। जी। रेशियो, रेशियो ऑफ शेयर प्राइस ऑफ स्टॉक टू इट्स अर्निंग पर शेयर। हाँ सही है, मैं सही था, ठीक है। पर शेयर इसने कितना अर्न किया, उस शेयर पे कितना अर्न किया,
जैसे मान लो अगर ये एक शेयर पर 1723 रुपये लगाया, ठीक है, और 100 रुपये अर्न किया, ये आ जाएगा 17 पी रेशियो आ जाएगा। अगर इसने 79। अगर इसने अर्न किया, ठीक है, मान लो 1000 अर्न किया, 1.7 आ जाएगा। अब अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर इसने अर्न किया, ठीक है, ₹10 अर्न किया, ठीक है, 172 आ जाएगा, ठीक है, 1700 में 10 रुपये अर्न किया 172 आ जाएगा। 20 रुपये अर्न किया तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 20 रुपये अर्न किया तो ऑलमोस्ट 85 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसका इसका मतलब कि ये 17 रुपीज अर्न कर रहा है। 1700 लगाओगे तो 17 रुपए प्रॉफिट हो, यानी 1% फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा उसके फॉर्मूला साथ ये बोल है दीजिए। कि स्टॉक का प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, एक शेयर में कितना बढ़ा हिसाब से, मतलब पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ये जो है केवल 16 से 17 रुपए बढ़ा, ठीक है। इतना गिरने के बाद अगर ये गिरा ना होता तो इसका पी रेशियो पता कितना होता, ठीक है, ये 1723 तो अभी दिख रहा है, अदरवाइज वो होता 4200, ठीक है, 4200, ठीक है। और पिछले साल ये 1600-1700 में था, ठीक है, 1600-1700 में था, तो इसको 4200 माइनस कर दीजिए, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा कितना, अप्रोक्सीमेटली 2200 और 2200 प्लस 400 2600, ठीक है, 2600, ठीक है। ये आ जाता कितना हो जाएगा, एक तो मैथ्स वाला है, 42/26, ठीक है, तो 42/26 तो ऑलमोस्ट हो जाएगा 13 से काट दे देना, 1.8 लगभग, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है, तो 1.7 या 1.8 आ जाएगा। अब सोचिए कि कितना ज्यादा इसका मतलब कितना बेहतर पी रेशियो था कि लोग, ठीक है, मतलब साल भर में पैसे को डबल से ज्यादा कर लेते थे। 1.7 1.8 का मतलब समझ रहे हैं कि सब 1600-1700 लगाया और 4200 पा गए, यानी 2.5 गुना 3 गुना कर लिए, ठीक है, पैसा। और आज इतना गिरने के बाद ये हालत है। तो बुक वैल्यू आप देख लीजिए, अभी गिर गया तो इसका आरओसी भी कम हो गया, आरओई भी कम हो गया, सब कम हो गया, ठीक है। फेस वैल्यू 1 रुपी, तो फेस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसने जब आईपीओ जारी किया था तो 1 रुपए में जारी किया था, हाँ? और 1 रुपए का आईपीओ का बुक वैल्यू आज 277 है, ये अच्छी बात है। लेकिन करंट प्राइस कितना, इतना गिरने के बावजूद भी बहुत, क्या इसमें इन्वेस्ट करने लायक है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। बाकी चीजें भी अगर आप देखेंगे तो बाकी चीजें भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब मिलेंगी, ठीक है। अपने पीयर ग्रुप में, ठीक है, ये इसका मार्केट कैप अच्छा है, नो डाउट, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट भी पिछले क्वार्टर से कम आया है, ठीक है। इस क्वार्टर वाला अभी इन्होंने अपडेट नहीं किया, अदरवाइज इस क्वार्टर में भी कम आया होगा। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है बढ़ा है। नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ा, ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट के लिए
ये हो गया मार्जिन, ठीक है। फिर अदर इनकम, ठीक है, इसका बढ़ गया। फिर इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, अदर इनकम इसका बढ़ा है कुछ। अदर इनकम में इसने मैनिपुलेट किया होगा। अदर इनकम को भी हमें देखना पड़ता है कई बार, ठीक है। अदर इनकम या अदर लाइबिलिटीज भी देखना पड़ता है कई बार। दूसरी कंपनियों से पैसा, या अदर इनकम क्या है, दूसरी कंपनी से पैसा लगवाया, ठीक है। एनी हाउ, नॉट ए बिग डील। कुल मिला के ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका कम हुआ है, ठीक है, जबकि नेट प्रॉफिट इसका बढ़ा है। मैनिपुलेशन कुछ होगा, जो भी है। के बाद बैलेंस शीट में देखेंगे। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल रिजर्व 31,000 करोड़ का इसके पास रिजर्व है, और बारोइंग कितनी है, 41,000 करोड़। साफ दिख रहा है गड़बड़ है मामला, ठीक है। अदर लायबिलिटीज 50,000 करोड़ चित्र है। असेट्स जरा देखिए, असेट्स है 44,000 करोड़, ठीक है, और 41,000 करोड़ तो उधारी है, और अदर लायबिलिटीज भी 50,000 करोड़। अदर लायबिलिटीज में भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ उधारी होगी, ठीक है। ट्रेड पेबल्स, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, देखिए। तो यानी कहने का मतलब कल को बेच भी दे तब भी लायबिलिटी चुका नहीं पाएगा। कंपनी बिक भी जाए तब भी लायबिलिटी नहीं चुका पाएगा। कैश फ्लो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, पिछले बार तो माइनस में था, इस बार भी बढ़ा है तो थोड़ा सा बढ़ा है। तो कहने का मतलब इस कंपनी की हालत है पतली। अब प्रोमोटर होल्डिंग देखिए। प्रोमोटर होल्डिंग, ठीक है, 74% से घट के अभी 72% हो गया, 2% घटा है। एक साल के अंदर ही 2%। खेला चल रहा है, कुछ अपना पैसा निकाल रहा है, ठीक है। FIIs भी देखिए भागे हैं, ठीक है, 20% से 15% हो गए, ठीक है। CIIs ने बढ़ाया अपना शेयर, क्यों बढ़ाया, अब देखिए। लाइफ इंश्योरेंस LIC बढ़ाई है, LIC और SBI ने तगड़ा पैसा खर्च किया। और बेवकूफ कौन है, ये देखो, पब्लिक, ठीक है। पब्लिक देख रही कि भैया शेयर झमाझम ऊपर जा रहा है, खरीदो खरीदो, नहीं तो मिस हो जाएगा चांस। पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही, 3% से 6% हो। अब इमेजिन करिए, चिपकाया जा रहा है इनको। तो कुल मिला के इस तरह से हम कंपनियों के हेल्थ को हम चेक करते हैं। आपको एक बार फिर से मैं, ठीक है, तो फिर से मैं इस पे लेके चलता हूँ कि सारी चीजें कवर हो गई कि नहीं। देखिए, बिजनेस नीड वो तो आपको खुद एनालिसिस करना है, ठीक है, दिमाग लगाना है कि भाई बिजनेस नीड है भी कि नहीं है, ठीक है। फ्यूचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो फ्यूचर ऑफ बिजनेस सो ऑब्वियस कि वो भी आपको खुद एनालिसिस करना है। मोनोपोली, आपको मोनोपोली यहाँ से भी दिख जाएगा, ठीक है, कि भाई उसमें कितने पीयर्स इसके पीयर कंपैरिजन में हैं, ठीक है। जैसे IRCTC टाइप करिए, IRCTC, देखिए केवल एक कंपनी है, अकेली बादशाह है, दिखा आपको, ठीक है। ITC टाइप करिए, ITC में भी, ठीक है। ITC नहीं, वही है, 4,76,000, नहीं सेम है, सेम है। तो ITC का देखिए मार्केट कैप 4,76,000, बाकी सबका पूरे पूरे कंपटीटर्स को मिला भी दो इसका, ठीक है, 10% भी नहीं है। 10% बनता है 47,000 करोड़, ठीक है। 4,76,000, 47,000 करोड़, बाकी कंपनियों से मिला दो तो 9, 9, 5, 14, 14, मतलब 14, 15, 10% या 5% भी बाकी कंपनियों को मिला के नहीं। आप इमेजिन करिए, ये भी मोनोपोली ही मान सकते हैं, नहीं मान सकते। बाकी कंपनियों को मार्केट कैप ITC की तुलना में 5% भी नहीं, पीयर
पीयर ग्रुप, तो ऑलमोस्ट मोनोपोली हो गई ना, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं वहां से। ठीक है, कंपटीटर्स आपने देख ही लिया, जहां पर चेक करेंगे यही से कंपटीटर्स भी चेक हो जाएंगे। ये जो पीयर कंपैरिजन में, इसके अलावा आपका क्या बच रहा है, FIIs और प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न, वो भी आपको वहां से चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वार्टरली और एनुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, वही चेक हो जाएगा। असेट्स एंड लायबिलिटीज, इंट्रिंसिक वैल्यू, पी तीनों साइड का थोड़ा सा लिंक भेज देंगे ग्रुप में। हाँ, तीनों साइड का लिंक भेज देंगे जी। एक साइट आपके लिए और साइट को मैं दिखा देता हूँ, वो साइट है tickertape.in। ठीक है, तो tickertape.in में आपको बाकी सब चीजें screener.in में मिल जा रही हैं। tickertape.in में थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बढ़िया है, ठीक है, लेकिन screener.in में सारी चीजें मिल जाती हैं। tickertape में जो मिल रही हैं वो उस पर भी मिल रही है। यहाँ इनका प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा है, जैसे कुछ चीजें इन्होंने बहुत अच्छा दे रखा है। ये सब तो वहां पर भी मिल रही है, इनकम हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया, वहां पर भी मिल रही है, पीयर्स भी वहां मिल जा रहे हैं। हाँ, होल्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर तरीके से देखिए, और इसमें थोड़ा एनालिसिस करके दिया, जैसे डिक्रीज टोटल प्रमोटिंग, ठीक है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, इसने थोड़ा बता दिया। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आप प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हो रहा है, म्यूचुअल फंड बढ़ रहा है, देखिए अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, बढ़ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स घट रहे हैं, ठीक है, और ये बेवकूफ रिटेलर्स, ये तो हमेशा बढ़ते जाएंगे, ठीक है, इनको तो दिमाग नहीं है। तो इस साइट का भी मदद लिया जा सकता है, यानी आपको screener.in पर जाइए, वहां मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कुछ इंफॉर्मेशन आपको, ठीक है, मिल जाएगा टिकरटेप पर, सिमिलर इंफॉर्मेशन मिलेगा, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, दोनों में यही अंतर है। तो दोनों कोई वेबसाइट जो आपको पसंद हो वहां से ले सकते हैं। और तीसरा आपको इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करने के लिए मैंने atenix.com, आज मुझे लगता है कि आज मैंने बता दिया फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें किसी कंपनी का, ठीक है, मुझे लगता है आप लोग समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा, और टेक्निकल एनालिसिस में कम से कम 7-8 क्लासेस लगेंगी, 7-8 क्लासेस, तब मैं बताऊंगा कि स्टॉक की स्क्रीनिंग कैसे करें, ठीक है। तो जब तक टेक्निकल एनालिसिस ना पढ़ लें या ना समझ लें, तब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे किसी भी लेवल पे आप पैसा डाल देंगे, तो लेवल भी चेक करना है कि किस लेवल पे जाए, और लेवल चेक करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस जरूरी है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर, बंद किया जाए। जी सर, जी जी। हाँ सर, बहुत अच्छा रहा पूरा। थैंक यू, गुड नाइट गुप्ता सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर।